चलिए आज से हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे और हिंदी में हमारा जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो है वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, मतलब हम लोग अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य, एकदम जो बेसिक है हिंदी का, जहां से हिंदी जहां से शुरुआत होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखना है पहला चीज वो है वर्ण। ओके, वर्ण क्या है? वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये प्रश्न बनता है, सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण है। इसके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते, खंड ही नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखा क, ठीक है, व्यंजन है। मैं लिखा अ, स्वर। अभी हम स्वर व्यंजन भी देखेंगे। ये भाषा की वर्ण है। ये क वर्ण है, अ वर्ण है, आ एक वर्ण हो गया। ये सब वर्ण है, इसको आप और नहीं तोड़ सकते। जैसे मैं लिखता कमल, क म ल, तो कमल शब्द को तोड़ा जा सकता है क धन म धन ल में, लेकिन वर्ण सबसे छोटी इकाई है। आप नोट करते चलिए, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई से छोटी इकाई है। कौन? वर्ण। प्रश्न में ये बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसके सार्थक खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते। नोट कर लीजिएगा इसके हम सार्थक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे वर्ण में लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखा शब्द है राम, इसके मुझे वर्ण विच्छेद करना है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आता है कि राम शब्द का अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो कितने वर्ण प्राप्त होंगे। राम शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कितने हमें वर्ण प्राप्त होंगे। आप लोग सोचिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। सोच के बताइए मेरे को। राम शब्द को वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कितने वर्णों से मिलके बना है? सिंपल सा प्रश्न है, राम कितने वर्णों से मिलके बना है? तो इसका सही आंसर आप लोग को लग रहा होगा 3, कुछ लोगों को लग रहा होगा 2, बट ना 2 सही है ना 3 सही है। चलो मैं तोड़ के दिखाता हूं। र एक व्यंजन है, र धन आ से रा बना, फिर म, तो हो तो गए 3, है ना? 3 सही आंसर है, बट 3 भी नहीं है। म जो है ना, किसी भी व्यंजन को पढ़ने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन को ऐसे ही हम नहीं पढ़ सकते। जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक व्यंजन को रीड नहीं कर सकते। तो ये म और अ मिलके बनेगा म। म, ये म और जो अ है ये मिलके बनेगा म, जिसको हम पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, ये हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम रीड नहीं कर सकते। बिना स्वर की सहायता से आप रीड नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ते हो तो म अ, लास्ट में अ लग रहा है, रा आ, लास्ट में क्या आ रहा है? आ, मतलब स्वर की सहायता के बिना हम रीड नहीं कर सकते। तो टोटल कितने वर्ण हो गए राम में? 4। उसी पर मैं अभी कमल लिखा था। इस कमल को अगर आप लोग तोड़ोगे तो 6 मिलेंगे। कैसे 6 मिलेगा? क धन अ, मैं भले पढ़ दे रहा हूं, दिस इज क, अ, लास्ट में अ आवाज आ रहा है ना इसको पढ़ने के लिए। उसी प्रकार ये और अ, तो ये हो जाएगा म। उसी प्रकार ये और अ, ल। तो टोटल 6 वर्ण विच्छेद है। समझ गए? इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण वर्ण कहते हैं। ये सब क्या है? वर्ण है। अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मेरे पास जो किताब है वो विनय कुमार पाठक सर की किताब है। बहुत अच्छी किताब है, आप चाहो तो वो ले लेना, विनय कुमार पाठक। पीडीएफ पीडीएफ भी मिल जाता है, थोड़ा सर्च करिएगा। उसके बाद ओके, अब ध्यान से देखते हैं। ये हो गया वर्ण। ये सब क्या है? वर्ण। वर्ण के बाद आता है, वर्ण तो समझ में आ गया। अब दूसरा है अक्षर। अक्षर, तो राम शब्द में कितने वर्ण थे? राम शब्द में 4 वर्ण है। 1 2 3 4, 4 वर्ण है। राम शब्द में कितने वर्ण है? 4। लेकिन राम शब्द में अक्षर कितने हैं? तो अक्षर केवल 2 है। कौन से 2 अक्षर है? एक ये अक्षर हो गया और एक ये अक्षर हो गया।
दो अक्षर से। राम जो शब्द है वो दो अक्षर से मिलके बना है, ठीक है। दो अक्षर हैं, अक्षर दो है, रा और म, लेकिन वर्ण कितने हैं? चार है। कमल में कितने अक्षर हैं? एक, दो, तीन। अक्षर कितना हो जाएगा? तीन। वर्ण कितना है? तो वर्ण है छह। थोड़ा दिमाग लगाना है एग्जाम में, है ना। वर्ण से क्या बनता है? अक्षर। अक्षर से बनेगा शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य, ठीक। फिर वाक्य से कहानी बन सकती है, नाटक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वाक्य से मतलब एक पैरा तैयार होगा, पैराग्राफ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब वर्णमाला, आपको वर्णमाला भी याद करना चाहिए। मैं यहाँ स्क्रीन में लगा दूंगा वर्णमाला, आप लोग देखिएगा। तो इसको पहले रफ करते हैं, मिटाते हैं, फिर हम लोग वर्णमाला के बारे में भी अध्ययन करना है। कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कितने और क्या क्या है। यहाँ आपको स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, ये आप किताब से देखिएगा। वर्णमाला, तो वर्णमाला में स्वर आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ। टोटल 11 स्वर होंगे। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब लगेगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक। कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, ये सब बिल्कुल प्रश्न बनने की चांस है, ठीक। तो नोट करते रखिएगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन में लगा दूंगा, इसका एक क्लिप लगा दूंगा ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक। स्वर 11 है। अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह की संख्या 2 है। और वो कौन कौन से हैं? अयोग वाह जो है अम और आहा। कौन से हैं? अम और आहा। हम हालांकि स्वर में ही पढ़ देते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अम, आहा, ऐसे स्वर में ही पढ़ देते हैं, है ना। लेकिन स्वर में केवल अ, आ, ई, उ, ए, ओ और अ है। टोटल 11 है। अम आहा को हम स्वर के अंतर्गत नहीं लेते हैं, इसको अयोग वाह के अंतर्गत लेते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न है अयोग वाह की संख्या कितनी, तो 2 लगाना है ना। लेकिन हालांकि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स हमको क्या पढ़ाते थे? अ, आ, ई, उ, है ना। फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, ओ, अम, आहा। लेकिन अम आहा को स्वर के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसको एक नया नाम है अयोगवाह, ठीक। उसी प्रकार इस अम को बोलते हैं अनुस्वार, नोट करके रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग, आहा को विसर्ग, ठीक। अभी आप लोग पढ़ोगे विसर्ग स्वर संधि में बीच में 2 डॉट आता है, ठीक है। संस्कृत के बहुत सारे शब्दों में पीछे 2 डॉट रहता है। इसको बोलते हैं आहा और विसर्ग। अभी अनुस्वार जो है ना, जनरली बिंदी के रूप में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा चंदन लिखा, है ना, आधा न है। अभी अनुस्वार आप लोग देखोगे आधा न, आधा म, अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। अभी मत नोट करो इसको। समझ में आ गया? स्वर 11 है, आपको स्क्रीन में लगा दूंगा तो देख लीजिए कौन कौन से 11 है, लिख नहीं रहा हूं। फिर अयोगवाह 2 है। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन टोटल कितने हैं? 33 + 2। अभी थोड़ा समझाऊंगा इस क्या है व्यंजन। व्यंजन 33 + 2। अब कैसे 33 है इसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से वो 33 है। तो सबसे पहले व्यंजन को हम डिवाइड कर देते हैं। पहले 25 तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है। पहले 25 आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। टोटल 5 वर्ग में दिखाई देगा। पहला क वर्ग, फिर क के बाद च वर्ग,
क वर्ग में 5 है ना, क ख ग घ अंग, टोटल 5 है। उसमें च वर्ग में भी 5 होंगे, च छ ज झ इय। फिर आएगा ट वर्ग, ट ठ ड, ये सब में हलंत लगाना जाना है, ड ढ, फिर अड़ा अड़ा अड़ा, ओके, ट ठ ड ढ अड़ा अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। फिर त थ द ध न, त थ द ध न, वो त वर्ग, त थ द ध न। फिर प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, च वर्ग भी ले देता हूं, च छ ज झ, च छ ज झ न इय, है ना, च छ ज झ इय। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इनको बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए हमें स्पर्श करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट भागों को, तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। मतलब जो मुंह है ना, मुंह के डिफरेंट भागों में घर्षण होती है, घर्षण होने के उपरांत इसको हम, ये जो वर्ग है क ख ग, ये 25 को, ठीक है, इनकी संख्या 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये 25 को बोलने के लिए जो मुंह है, मुंह के डिफरेंट भाग को क्या करना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ेगा। ठीक है, या तो जीभ के साथ घर्षण होगा, या दांत के साथ घर्षण होगा, या ओठ के साथ घर्षण होगा, है ना। इस तरह के डिफरेंट पार्टों के साथ क्या होता है, घर्षण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। मैं यहीं पर लिखूंगा कि कौन से पार्ट कहां पर उच्चारण स्थल है, कि कहां पर क्या घर्षण होता है, इसको हम लोग थोड़ा नोट करेंगे। ये होता है कंठ, यहां से स्टार्ट करेंगे गले के पास से, ठीक है, कंठ। तो कंठ के साथ घर्षण होता है क वर्ग का, या कंठ आप लोग वैसे नोट करिए, कंठ के साथ घर्षण होगा। जब भी आप क वर्ण को प्रोनाउंस करोगे तो कंठ में घर्षण होगी, ठीक है, कंठ में घर्षण होती है, ओके। फिर देखो, हिंदी अगर पढ़ने जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, पूरी तरह से साइंस, साइंटिफिकली लिखा गया है ग्रामर को, है ना, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं तरह तरह से। प्रयोग का मतलब कोई लैब में प्रयोग नहीं हुआ है, ये भाषिक लैब में प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो भाषा के जानकार हैं वो तरह तरह से प्रयोग किए हैं और प्रयोग करके इस किताब को लिखे हैं, है ना। किताब को तो कोई बहुत बहुत पहले की बात नहीं है ये। भाषा का विकास देखोगे तो अभी भाषा का विकास निरंतर चलते जा रहा है ना। भाषा का विकास लगातार चल रहा है। हिंदी ज्यादा पुराना लैंग्वेज नहीं है, अगर आप देखोगे तो हिंदी अभी अभी बना है। क वर्ग का उच्चारण स्थल है कंठ, इसलिए इसको कंठ्य वर्ण भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये उच्चारण स्थल है ना, उच्चारण स्थल, इसलिए इसको हम लोग कंठ्य वर्ण भी बोलते हैं, कंठ्य वर्ण। च वाला होता है तालु से, जिभ, ठीक है, तालु, इसका जो उच्चारण स्थल है च वाले का वो क्या है, जीभ, तालु, जीभ। उसके बाद इसलिए इसको तालव्य भी बोलते हैं, ठीक है, तालव्य, तालव्य वर्ण। ट वर्ग का है, ट वर्ग का मूर्धा, ठीक, मूर्धा, इसका मूर्धा है, और मुझे भी नहीं पता मूर्धा कहां पर है, हमारे कौन सा बॉडी पार्ट है, बट मूर्धा है, आपको याद रखना है। त वर्ग का दांत है, दांत, और प वर्ग का है ओठ, ओष्ठ, होंठ, ठीक। तो अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तो यहां पर देखो कंठ, कंठ के बाद आ रहा है तालु, जीभ, फिर मूर्धा कहीं पर है, मूर्धा, फिर दांत, फिर सबसे लास्ट में होंठ। ये सीक्वेंस पे जमा ही हुआ है, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो। सबसे ऊपर कंठ, कंठ के जीभ दिखाई देगा जो थोड़ा ऊपर की ओर है, फिर मूर्धा पता नहीं कहां पर है, दांत यहां पर जो दिख रहा है, और सबसे बाहरी में है ओष्ठ। तो इसको ऐसे करके याद रखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं कैसे याद रखता था, क कंठ, कंठ,
चालू, मैं इसको चालू पढ़ता था, चालू तालू, च से तालू हो गया, ठीक। दंत, ता आ रहा है फिर से, दंत, ऐसे करके मैं याद किया था। पोस्ट ओस्ट, पोषण से ओस्ट, पोस्ट ओस्ट, ऐसे करके याद किया था। तो आप भी इसको याद करिए, इसी सीक्वेंस में याद रखिए और एग्जाम में प्रश्न बनेगा। उच्चारण स्थल भी लिख देता हूं, ये मूर्धन्य हो जाएगा, इसको मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे, मूर्धन्य व्यंजन। इसको बोल देंगे दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। और इसको बोल देंगे ओष्ठ्य व्यंजन। ये किताब पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक। इतने भी कोई समस्या हो तो सब बताइएगा, पूछिएगा, ओके। क वर्ग में ये 5 आएंगे, च वर्ग में ये 5 आएंगे, ट वर्ग में ये 5 आएंगे, त वर्ग में ये 5 आएंगे, प वर्ग में ये 5 आएंगे। उच्चारण स्थल, इसको स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलने के पीछे कहानी इतनी है कि माउथ के अंदर, ऑब्वियसली साइंस में देखेंगे तो हम लोग जीभ के मदद से बोलते हैं, ठीक है, जीभ के मदद से आवाज निकल रही है। और ये भी यहाँ साउंड बॉक्स है, सिंपली बोला जाए, ठीक है, यहाँ साउंड बॉक्स है, वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में 2 ऐसे नली जैसा लगा है, वो ऐसे करके जब आप लोग सीटी फूकते हो ना, जब सीटी बजाते हो तो क्या होता है, आवाज ऐसे पतली सी नली से होकर गुजरती है और बीच में छर्रा होता है बॉल जैसा, और वो बॉल ऐसे हिलता है तो उससे आवाज निकलती है। सिमिलरली यहाँ का भी स्ट्रक्चर, जो हमारे वोकल कॉर्ड साउंड बॉक्स जो है, यहाँ पर आप जब भी बात करोगे, यहाँ छू के बात करिएगा तो वाइब्रेशन जनरेट होता है। वाइब्रेशन, आपको ऐसा लगेगा कि कंपन हो रहा है। तो वहां पर 2 झिर्रियां लगी हुई है, ठीक है, स्लिट लगा हुआ है, और वो स्लिट इस तरह से कंपन करते हैं, इस तरह से, और उससे आवाज निकलती है। साइंस तो यही कहेगा, बट हिंदी के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन का जो उच्चारण स्थल है वो अलग अलग है। क का कंठ है, च का तालु है, मतलब तालु के बीच घर्षण हो रहा होगा, स्पर्श हो रहा होगा, ट का मूर्धा, त का दांत, और प का ओष्ठ। तो इतना एग्जाम के लिए, देखो एग्जाम क्रैक करना, आपको ज्ञानी नहीं बनना, पहले आप नोट कर लीजिए। अगर ज्ञानी बनने के प्रयास कर रहे हो तो किसी एक सब्जेक्ट में ज्ञानी बनोगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, स्कूल के टीचर बन जाओ, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, हिंदी के टीचर, हिंदी के 100 क्वेश्चन हल करो, बन जाओ। इंग्लिश वालों इंग्लिश के लिए, मैथ्स वाले मैथ्स के लिए। लेकिन अगर आप जनरलाइज को फोकस कर रहे हो, एक जनरल सब आएगा, हिंदी भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, इतना आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाओ। ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करना है ना। पहला ही कंसेप्ट यही है कि मुझे इतना आना चाहिए कि एग्जाम निकल जाए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि एक किताब का फोटो मैं भेज दूंगा, ठीक। वही बार बार बोलता हूँ कि हर चीज के पीछे एकदम पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अब मुर्दा क्या है, मैंने तो पीएचडी नहीं किया ना, आखिर एग्जाम तो निकल गया मेरा, मुझे नहीं पता मुर्दा क्या है, क्या करूंगा जान के, अगर जान भी लिया तो मैं करूंगा क्या, ठीक। लेकिन जस्ट अगर आपको जानने की इच्छा है कि भाई मन में अब प्रश्न अटकेगा, तो ढूंढ लेना नेट में, एग्जाम में नहीं बनने वाला मुर्दा क्या है ना, उसके बिना भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं लिखा था स्वर जो है, जो स्वर है वो 11 प्रकार के थे, अयोग वह 2 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के, फिर एक आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजन तो जो था, स्पर्श व्यंजन जो है वो कितना 25 प्रकार का था, 25 तो अभी आप लोग देखे हो। तो अंतस्थ जो व्यंजन है वो य र ल व, 4 इसकी संख्या है, य र ल व, ये 4 व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न एग्जाम में इतना ही बनता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, पिछले साल के प्रश्न उठाना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, ये याद रखो। पूछ देगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा य, ऑप्शन ब दे देगा, बी दे देगा मतलब बी दे देगा र, सी दे देगा ल, और डी दे देगा क,
अब पूछे कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, और एग्जाम में बिना पढ़े जाओगे तो बस सोचते रहोगे सब तो व्यंजन दिख रहा, कौन सा नहीं है ना। तो इसलिए मत जाओ मीनिंग में, मैं यही बोल रहा हूँ, मीनिंग मत जाओ, याद करने का प्रयास करो। अदरवाइज मीनिंग जानने का प्रयास करोगे ना तो हिंदी हिंदी लिटरेचर या हिंदी ग्रामर में आपको पीएचडी करना पड़ेगा और एग्जाम आप निकाल लोगे। ठीक, हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, एमए इंग्लिश कर लो, एमए हिंदी कर लो, तो इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। आपको हर चीज टैकल करना है ना, आपको भी संधि समास बहुत कुछ के नियम कानून याद रखना है, क्या क्यों कब छोड़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते जाओ। उसके बाद एक बार एग्जाम निकाल दो ना, एग्जाम निकाल लेना, फिर आप लोग पढ़ना कि क्या कौन सा क्या व्यंजन है, और फिर मुझे बताना आप लोग व्हाट्सएप करके कॉल करके कि क्या क्या चीज है। हमको सिर्फ इतना जानना है अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ है। अगर हर चीज में पीएचडी करने बैठेंगे तो इम्पॉसिबल नहीं है, और इवन तो मुझे भी नहीं पता है हर चीज, बस इतना पता है कि एग्जाम निकाल सकता हूँ। अभी आज के डेट में अगर व्यापम का फॉर्म भर दूं और 3 महीना में अच्छे से पढ़ लूं, अपने जो पुराने नोट्स उसको रिवीजन कर लूं, मैं एग्जाम निकाल लूंगा। ठीक, ऑलरेडी निकाला गया है, कई बार निकाला हूं व्यापम, इसलिए बोल रहा हूं। अंतस्थ व्यंजन या र ल व 4 है। फिर उष्म व्यंजन, उष्म उष्म व्यंजन किताब में पढ़ोगे सबके मतलब भी दिए हैं क्यों इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है। तीनों जो स श श स ह श श स और ह, ये जो तीनों व्यंजन हैं, ये चारों जो व्यंजन हैं ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उष्म, ठीक है। सबके मीनिंग में बात करेंगे हम, एक बार रीड कर लेंगे सबके मीनिंग में क्या है। ठीक, तो उसके बाद है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या 2। कौन कौन से हैं? ड़ ढ, ड़ और ढ, ये आते हैं द्विगुण व्यंजन में। ठीक, फिर संयुक्त व्यंजन, कई बार एग्जाम में बना है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या है 4। ये है श त्र ज्ञ श्र, श त्र ज्ञ ज्ञानी का और श्र, जैसे श्री बनता है ना, ये श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन है, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यंजन या स्वर से मिलके बने होंगे। ठीक है, जैसे क्षत्री का बोलते हैं ना, क्षत्री का, इसको हम लोग हिंदी में जो हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे ना तो छत्री का बोलते थे, छत्री का। तो मेरे को बहुत डाउट होता था कि ये भी छत्री का है, ये भी छत्री का है, तो बट ये क्षत्रिय बोलना चाहती थी हमारी टीचर और इसको छतरी, लेकिन वो पढ़ती थी, हम छत्तीसगढ़िया लोग ना, बहुत सारे हमारे जो ग्रामर है छत्तीसगढ़ी जो ग्रामर है और हिंदी ग्रामर में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम लोग बहुत चीजों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुनोगे गांव में द्रौपदी, द्रौपदी को दूरपति, दूरपति बोलते हैं गांव में, दूरपति, है ना, कि प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार ये श है, छ नहीं है। हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय वंश हूं, क्षत्रिय नहीं प्रोनाउंस करेंगे इसको, क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय, आधा श इसमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्षत्रिय है ये 2 वर्णों से मिलके बना है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो ये, है ना, जैसे हम लोग के एस जब टाइप करेंगे तब ये आता है श, मतलब कहीं ना कहीं उसमें क और एस भी है, क और एस। तो इसका जो लिखने का तरीका है, ये कौन से 2 संयुक्त मतलब ज्वाइंट, किसी 2 वर्ण से मिलके बना होगा। तो ये 2 वर्ण कौन कौन से हैं? क और श, ये इससे मिलके बना है, क और श, क और श से मिलके बना है श। ठीक है, श, इसको छत्री मत पढ़ देना, गलती मत करना, छत्री। अब सुधारो, आप भी सुधारिए, यही तो सुधारने का मौका मिलेगा ना। अगर हम पढ़ने आते हैं तो अपने आप को तो एटलीस्ट विकास करें ना, अपना व्यक्तित्व का विकास जरूर करें हम लोग। पहले मैं भी श ही पढ़ता था, छतरी का। आज भी गांव में जो छतरी है, जो गांव में, वो बोलेंगे कि मैं छतरी वर्ण का हूं, छतरी, छतरी, छतरी नहीं, क्षत्रिय वर्ण श, आपको श आना चाहिए। अब ऐसा नहीं क्षत्रिय, क्षत्रिय,
ये इसी को ही नहीं पढ़ देना है, क्षत्रिय, उसमें क भी लगा हुआ है, ठीक है, क भी प्रोनाउंस करना है। उसी प्रकार है त्र, ये जो त्र त्रिशूल का है, त्रिशूल वाला त्र, त्र लिखने के लिए आधा त और र, ये इससे बनेगा त्र त्रिशूल का, त्र त्र त्र, पढ़ने से आ रहा त्र। और उसके बाद है ज्ञानी का ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ, इसके लिए आधा ज और इया, आधा ज और इया, ज्ञ ज्ञ, ठीक है, इसको ज नहीं पढ़ेंगे, ज्ञ। और उसके बाद श हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, फिर एक बचा है श्र, जिसमें श्री, जिससे श्री लिखते हैं ना, वो आधा श और र, आधा श और र, इससे बना है। अब इसको कैसे भी करके आप याद करिए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, याद हो जाना चाहिए। ये एग्जाम में कई बार आए, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, सब ये बने हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौन है, उष्म व्यंजन की संख्या कौन है, इसको उष्म क्यों बोलते हैं पता है? अगर इसमें पढ़ोगे आप किताब में तो मिलेगा श श, ये पढ़ने से ना यहाँ एकदम घर्षण ज्यादा हो रहा है, 2 गुना ज्यादा घर्षण हो रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो रगड़ की वजह से एक उष्मा गर्म हो गया, इसको बोलने से गर्म गर्म का एहसास हो रहा है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, साइंस और हिंदी को थोड़ा अंतर बना के रखना है ना, साइंस को घुसाओगे हिंदी में तो हिंदू नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा अंतर करते हुए पढ़ने का प्रयास करना है ना। हमको सब पढ़ना है यार। अगर आप कहीं पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़ोगे, तो जो हिंदी पढ़ा रहा है उसको सिर्फ हिंदी आ रहा है, साइंस का नॉलेज है बट बहुत कम है, उसको हिंदी का बहुत नॉलेज है, उसी में वो पीएचडी किया होगा डेफिनेटली, और पीएचडी के बहुत सारे जो थीसिस होते हैं वो पढ़ता भी होगा, सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइन कर लिया, फिर भी पढ़ता होगा इंटरेस्ट के लिए कि क्या नया है, तो इसको हिंदी में बहुत ज्ञानी है वो, नो डाउट। सो आपको नहीं करना है ना, हमको सब आना चाहिए आज की डेट में, सब, हिंदी भी है मुझे, अंग्रेजी भी है मुझे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना, 3 साल पढ़ने में लगेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतना अपने को आना चाहिए। ठीक, ये हो गया, इसे आप याद करिए, हालांकि मैं इसको फोटो के भेज दूंगा। ठीक, तो 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने का समय नहीं है, एक एस्पिरेंट के पास रिसर्च करने का समय नहीं है, सिलेक्शन ले लो फिर रिसर्च करते रहना। अगर रिसर्च करने बैठोगे, 1 घंटा हिंदी को समय दिए हो, उसके बाद फिर आप 1 घंटा रिसर्च कर रहे हो, उस 1 घंटे में आपको कुछ और पढ़ना था, तो रिसर्च की पूर्णता हो जाओगे ना, पढ़ना सब है। क्योंकि अब इसमें कुछ कुछ लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं कि हिंदी भाषा में 52 वर्ण है, नोट करते चलिए, हिंदी भाषा में 52 वर्ण। अभी जो वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला जिसमें स्वर से लेकर पूरा व्यंजन लिखा होगा, तो 52 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर है, 11 स्वर है। ठीक, 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह, इसमें से 33 व्यंजन, 35 व्यंजन, 35 व्यंजन, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा, तो टोटल 52 वर्ण है। अब एक चीज क्या होता है ना, हर एक लैंग्वेज को मानकीकरण करने की आवश्यकता होती है, मानक। ठीक, सबको मानक करने की आवश्यकता होती है। 1 सेकंड रुकिएगा जरा, 1 सेकंड। मैं ये बोल रहा था कि भाषा को मानकीकरण, मानक भाषा, मानक मतलब स्टैंडर्ड, क्या सही है। कुछ लोग सड़क बोलते हैं, कुछ लोग सड़क बोलते हैं, तो सही क्या है इसमें, सड़क सही है कि सड़क सही है?
तो हमको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है हमारी भाषा को, मानक, जिसको मानकीकरण कहते हैं, मानकीकरण। अब इसको जो हिंदी विभाग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वो मानकीकरण करेगी कि सही क्या है। वो बोले कि ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, वो बोलेगी स्वरों की संख्या, जैसे हम लोग पढ़ते थे 13 स्वर है, अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय कह रही है कि स्वरों की संख्या 11 है और जो 2 इसमें से अलग होगा वो क्या है, अयोगवाह, उसको स्वर की कैटेगरी से अलग रखेंगे। तो वो एक विभाग है जो मानकीकरण करेगी, तो उसके अनुसार पढ़ेंगे। जैसे हम लोग परंपरागत तरीके से देखते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे कि स्वर की संख्या 13 है, आज भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अ आ ई अम अहा में खत्म होता है, अ से चालू के अहा में खत्म हो रहा है, वो परंपरागत तरीका है। लेकिन जो मानकीकरण किया गया है सन 2019 की बात है, मानकीकरण हर बार चेंज हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं इसमें, है ना। तो 2019 वाला लेटेस्ट, उसके अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और इसमें से 2 अलग कर दिए गए जिसे अयोगवाह कहा गया, जिसमें अम और आह, इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ता हूं मैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की ई पुस्तिका संस्करण 2019 देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या क्या है, 11। ठीक, अयोगवाह की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2, इसमें इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं अनुस्वार और आहा है विसर्ग, ये 2 है। ठीक है, व्यंजन, अब व्यंजन की संख्या इसके अनुसार 35 है, 35, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ओके, समझ में आ गया। तो इतना आपको इसको ये मान के छोड़ना, इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग स्वर, आगे स्वर की अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसको एक दूसरे सेपरेट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं एक वीडियो को खत्म करते हैं, पार्ट सेकंड में हम स्वर को पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। जहां डाउट लगे वही वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए या मुझे व्हाट्सअप करिएगा।